हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले यूपी टीजीटी और पीजीटी कॉमर्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या होता है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर किन कंडीशंस में वो एक पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है? तो जो पहली कंडीशन है वो ये है कि इनके बीच में आपस में कोई एग्रीमेंट हुआ हो जिससे ये रिटायरमेंट ले सकता है। दूसरा है कि कोई पार्टनर रिटायरमेंट चाहता है और सारे पार्टनर उसके लिए एग्री हो जाए कि भाई ठीक है, आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। और चौथी जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि पार्टनरशिप एट विल हो, ऐच्छिक रूप से बनी हो, और जो पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता हो वो नोटिस दे एक कि भाई मैं रिटायरमेंट चाहता हूँ, तो यहाँ भी वो रिटायरमेंट ले सकता है। इसके अलावा कुछ और डेफिनेशंस हैं। ए पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस। एक पार्टनर अपनी फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है, ये उसका राइट है, लेकिन उसके पहले उसको क्या करना है? एक एडवांस में नोटिस देना पड़ता है। ओल्ड पार्टनरशिप कम टू एन एंड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जो ओल्ड पार्टनरशिप होगी वो ब्रेक करेगी, और आफ्टर कब? जब एक पार्टनर रिटायरमेंट करेगा, बट द फर्म कंटिन्यू, लेकिन फर्म आपकी कंटिन्यू काम करती रहेगी। एंड ए न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर। तो यहाँ पे जो एक पार्टनर रिटायर करेगा, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे वो बिजनेस को कंटिन्यू आगे लेके जाएंगे। यहाँ पे जो किस तरीके से इसको थोड़ा समझ सकते हैं, एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मानिए यहाँ पे ए, बी और सी, ये तीन पार्टनर हैं। अब यहाँ पे सी रिटायरमेंट कर लेता है, तो बचे हुए पार्टनर कौन है? ए और बी। ये दोनों क्या करेंगे? बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। तो ये हमारे कौन से पार्टनर हैं? कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, जो एग्जिस्टिंग फर्म में थे और ये बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं। रिटायरिंग पार्टनर कौन होगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। ए रिटायरिंग पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग। एक रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी जब वो रिटायरमेंट करेगा तब? सबसे पहले क्या चीज़ है? वो है शेयर इन गुडविल। उसको गुडविल में राइट मिलेगा। गुडविल में राइट क्यों मिलेगा भाई? क्योंकि उसने अभी तक हमारी कंपनी में हमारे साथ काम किया हुआ है, और बिजनेस में जितना भी हमारा नाम है, जितना भी मार्केट में हमारी वैल्यू है, उसमें उसका भी शेयर है। तो उसका भी राइट बनता है गुडविल में पैसा लेने का। जो हमारी फर्म का नाम है उसमें भी उसका राइट बनता है, तो गुडविल लेने का राइट है। दूसरा है यहाँ पे रिजर्व्स पाने का उसको राइट होता है, क्योंकि बहुत सारे रिजर्व्स ऐसे होते हैं जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हमारी फर्म में, जिसको हम मेंटेन करके रखते हैं अपने किसी भी तरीके के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए। जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए रखते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम रखते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसके लिए रखते हैं। या कोई और फंड जैसे जनरल रिजर्व हो गया, या कुछ और भी फंड्स हो सकते हैं जो हम रखे हुए हैं, अगर वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो जब ये पार्टनर रिटायरमेंट करेगा, रिटायरिंग होगा, उस कंडीशन में हम उसको पेमेंट देंगे, उसके शेयर का हिस्सा। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ है वो है, जिस समय पार्टनर रिटायर करता है तो सारी एसेट्स को रिवैल्यूएट किया जाता है और लाइबिलिटी को रीअसेसमेंट किया जाता है। तो यहाँ भी अगर रीवैल्यूएशन की कंडीशन जब भी बनती है और लाइबिलिटी का जब भी रीअसेसमेंट होता है, तो अगर वहाँ पे प्रॉफिट होगा तो ये पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको प्रॉफिट पे हिस्सा मिलेगा। अगर लॉस होगा तो वो लॉस भी बियर करेगा। तो इन सभी चीज़ों में उसका बराबर का राइट होता है, जितने शेयर के लिए वो हमारी फर्म में पार्टनरशिप है। तो ये उसके कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उसको मिलती हैं, यानी वो पार्टनर इसके लिए इंटाइटल होता है। अब जब एक पार्टनर रिटायर होकर जाता है तो कौन कौन से अकाउंटिंग प्रोसीजर हैं जो हमें करने पड़ते हैं, जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो सबसे कौन सी बात है पहली? वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो यहाँ पे जब एक पार्टनर चला जाता है तो सबसे बड़ी जो समस्या खड़ी होती है वो ये होती है कि हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता है, और इसके अलावा गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ता है। अब यहाँ पे गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो क्यों निकालना ज़रूरी है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे तीन पार्टनर हैं, ए, बी और सी। तीनों इक्वल पार्टनर थे, तीनों इक्वल पार्टनर थे। इस बंदे का रिटायरमेंट होता है, बचे कौन? ए और बी। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए। पहली कौन सी कंडीशन होगी कि ये जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसी को कंटिन्यू कर दें, ये पहली कंडीशन है। दूसरी है ये एग्री करें कि भाई हम फ्यूचर में होने वाले समय के लिए कुछ और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेके आएंगे, कुछ नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखेंगे। तो वहाँ पे एग्रीड रेशियो वो कहलाएगा, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग रेशियो ही इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। तो ये तो बात हुई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। अब गेनिंग रेशियो की बात करें तो यहाँ पे गेनर कौन कहलाएगा और सेक्रीफाइजर कौन कहलाएगा? एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हमने किया था
जो पार्टनर आता है फॉर्म में, जो पार्टनर आता है नया, वो गेनिंग पार्टनर कहलाता है, और जो पार्टनर पहले के होते हैं वो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा हो जाता है, जो पार्टनर हमारी फर्म से जाता है वो सेक्रीफाइजर कहलाता है, और जो पार्टनर बिजनेस में कंटिन्यू रहते हैं वो कहलाते हैं हमारे गेनिंग पार्टनर। एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। कैसा एग्जांपल है? अब देखिए यहाँ पे एक सीट है, एक सीट है, यहाँ पे 3 लोग बैठे हुए हैं। अब ये बंदा चला गया, तो पहले ये दोनों इतनी इतनी जगह पे बैठते थे, अभी इसके जाने के बाद ये क्या करेंगे, आधे आधे में बैठेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या हो जाएगा, अभी आगे देखेंगे इसको, पूरी डिटेल्स है यहाँ पे इस पूरे वीडियो में। तो फिलहाल यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे, और गेनिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कौन कहलाएंगे, जो फर्म में अभी कंटिन्यू है, और सेक्रीफाइजर कौन कहलाएगा, जो फर्म से जा चुका है। इसके अलावा अकाउंट में दूसरी बात क्या होगी, जो हम ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट करने का कुछ मेथड होगा जो हमने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में कवर किया हुआ है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वहाँ से उस तरीके से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, और जो पार्टनर फर्म से जा रहा है उसका कितना हिस्सा बनता है उसको हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे। थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। जो भी एसेट अगर इंक्रीज होगी तब भी हम शो करेंगे, एसेट अगर डिक्रीज होगी तब भी शो करेंगे रिवैल्यूएशन में। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज कर रही है तब भी शो करेंगे, लाइबिलिटी अगर अनरिकॉर्डेड है तब भी शो करेंगे। इसके अलावा जब हम बात करते हैं क्रेडिट साइड की रिवैल्यूएशन अकाउंट के, तो वहाँ पे जितनी भी हमारी एसेट इंक्रीज होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा जो हमारी अनरिकॉर्डेड इनकम होती है उनको रिकॉर्ड करते हैं, या अनरिकॉर्डेड एसेट होती है उनको रिकॉर्ड करते हैं, और लाइबिलिटी जो भी डिक्रीज करती हैं उनकी रिकॉर्डिंग हम वहाँ पे करते हैं। तो इस तरीके से हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। यानी जब भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे रिजर्व्स का, बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं जिनका ट्रीटमेंट हम अपनी बैलेंस शीट में, जिनको हम अपनी बैलेंस शीट में दिखा के रखते हैं लेकिन उनका अभी तक ट्रीटमेंट नहीं किए हैं। लेकिन जब एक पार्टनर जाता है तो उसका इन सब में राइट होता है, तो उसके हिस्से की जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट या रिजर्व जो भी चीज़ें होंगी उसके अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, इसके बाद हम उसका जो पेमेंट होता है वो कर देते हैं। जो भी पेमेंट होता है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, या उसको कैश देते हैं, या उसको इंस्टॉलमेंट में। 3 तरीके से यहाँ पे पेमेंट होती है। फिर से समझ लीजिएगा, पेमेंट हम 3 तरीके से करते हैं, या तो हम उसको पूरा पेमेंट एक बार में कर देंगे, या हम उसके लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे का मतलब है कि ये फर्म की लाइबिलिटी हो जाती है और धीरे धीरे कंपनी उसको पेमेंट करती है, अगर उस समय नहीं होता है तब पैसा। इसके अलावा जो थर्ड कंडीशन बनती है वो होती है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की। एक फैसिलिटी है, जब एक पार्टनर रिटायर करता है तो कंपनी उसको आराम से पैसा धीरे धीरे हर साल देती है, हर महीने देती है, जैसा उनके बीच में एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से वो पेमेंट उनको करेगी। इसके बाद 6 पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट भी करते हैं नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके जो भी कैपिटल बनी हुई है, बची हुई है, उसका हम यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, किस तरीके से हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। XYZ 3 पार्टनर हैं, इनका 3:1 का रेशियो है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए पहला पार्टनर रिटायर होता है, X रिटायर हो गया, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कोई बात नहीं हुई है, तो यहाँ पे बचा कौन है, Y और Z। इनका रेशियो आपस में क्या होगा, 2:1। तो यहाँ पे देखिए 2:1 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन है भाई Y रिटायर कर रहा है। अब Y अगर रिटायर करेगा तो बचेगा कौन, बचेगा X और Z। इनका रेशियो आपस में क्या होगा, 3:1। देखिए ये कंडीशन तब फॉलो हो रही जब इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी एग्रीड नहीं है, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वही इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कहलाएगा। थर्ड जो है वो Z अगर रिटायर करेगा, तो Z रिटायर करेगा तो भाई क्या होगा, ये Z को हटा दो, 3:2 बचा, ये हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। इसके बाद बात करते हैं गेनिंग रेशियो किस तरीके से निकाल सकते हैं। गेनिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि जब एक पार्टनर रिटायर करता है या डाई करता है, तो इस कंडीशन में जो पार्टनर हमारे बचे हुए हैं उनका हिस्सा कौन लेता है, ये देखने वाली बात होती है। कई बार होता है
कि जो भी पार्टनर है यहाँ पे, जो भी बचे हुए हमारे पार्टनर हैं वो इक्वली ले लेते हैं, कई बार लेते हैं अपने रेशियो में लेते हैं। तो ये अलग अलग कंडीशन डिपेंड करती है कि वो कौन से पार्टनर को कितना हिस्सा मिला। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ लीजिए, समझिए कि ABC ये जो पार्टनर हैं, यहाँ पे इनका रेशियो 1:1:1 था। ठीक है, ये चला गया, तो इसका हिस्सा कौन ले रहा है? इसका हिस्सा जो लेगा वही पार्टनर आपका गेनिंग पार्टनर कहलाएगा। ये हिस्सा आधा आधा दोनों भी ले सकते हैं, या हो सकता है 3/4 कोई ले ले, 1/4 कोई ले ले, या हो सकता है कि 60% कोई ले ले, 40% कोई ले ले। तो जितना भी जो लेगा वही उतने शेयर के लिए वो गेनिंग पार्टनर कहलाएगा। तो इस तरीके से हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे आगे दिया गया द रेशियो विल बी कैलकुलेटेड ऑन द फॉलोइंग 2 मेथड। 2 मेथड दिए गए भाई कैलकुलेट करने के, कौन कौन से हैं? इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस। आपको दिया ही नहीं कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। इट विल बी एज्यूम दैट रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट इन द ओल्ड रेशियो। तो अपनी फर्म को वो ओल्ड रेशियो में ही लेके जा रहे हैं। दस गेन टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर इज द ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे जो गेनिंग होगा वो ओल्ड रेशियो ही इनका गेनिंग रेशियो कहलाएगा। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, एक समझ लेते हैं, उससे और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ABC पार्टनर है, इनका रेशियो है 5:3:2। B रिटायर कर गया तो बचा कौन? A और C, जिनका रेशियो है 5:2। ये तो इनका नया रेशियो हो जाएगा, और यही इनका फ्यूचर का रेशियो भी होगा, और यही इनका गेनिंग रेशियो भी कहलाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब एक पार्टनर रिटायर करता है भाई, तो उसका जो बचे हुए पार्टनर हैं वो एक नया रेशियो बनाते हैं। तो इस कंडीशन में हम गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? इस कंडीशन में एक फार्मूला है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये फार्मूला है। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जब एक पार्टनर रिटायर करता है उस समय गेनिंग रेशियो निकालने का क्या फार्मूला है? तो उसका फार्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बहुत दिमाग से करिएगा, इसको समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान चीज़ है, आपको आसानी से एक क्वेश्चन आपका सही करा सकती है ये। तो ये होगा गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देखिए यहाँ पे 2 बातें निकल के आएंगी। पहली कौन सी बात है? जब एक पार्टनर रिटायर करता है और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो, तो उस कंडीशन में उनका ओल्ड रेशियो ही उनका नया रेशियो हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है? जब उनका नया रेशियो भी दिया हो और ओल्ड रेशियो भी दिया हो, तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए जो फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। इसके अलावा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे जैसे एडमिशन में करते आए हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क क्या होगा कि वहाँ जो नया पार्टनर होता था वो गुडविल का पैसा लाता था, और उसको कौन रखता था अपने पास में? जो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते थे वो अपने कैपिटल में लेके जाते थे अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यहाँ थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ उल्टा क्या है? क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है वो पार्टनर कौन सा है? वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, और जो बिजनेस में कंटिन्यू अभी बने हुए हैं वो हमारे गेनिंग पार्टनर हैं। तो गेनिंग पार्टनर जो होता है वही गुडविल का पैसा देता है सेक्रीफाइजर को। तो गेनिंग जो भी करेंगे, जो भी पार्टनर्स गेन करेंगे, वो गुडविल का पैसा किसको देंगे? जो बंदा हमारी फर्म से जा रहा है उसको। और किस रेशियो में देंगे? अपने गेनिंग रेशियो में देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा गेनिंग रेशियो में ही रिटायरमेंट और डेथ दोनों ही सिमिलर टाइप के चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो पार्टनर डेथ करता है या रिटायर करता है उसको गुडविल का पैसा मिलता है, और जो फर्म में कंटिन्यू अभी बने हुए हैं जो गेन कर रहे हैं, सिर्फ वही पार्टनर ही उसको गुडविल का पैसा देंगे। तो ये है गुडविल का ट्रीटमेंट। इसके अलावा यहाँ पे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ किस तरीके से हम करते हैं ये मैं समझा देता हूँ। ये पिछले वीडियो में मैंने एडमिशन वाले चैप्टर में ऑलरेडी कराया हुआ, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और आपको रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए, जब हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी करते हैं तो इसका जो डेबिट साइड होता है वहाँ पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं जितनी भी एसेट हमारी डिक्रीज़ करती है, या फिर 2 में लिखते हैं जितनी भी लायबिलिटी हमारी इंक्रीज़ करती है। बाई साइड में लिखते हैं क्या? जितनी भी हमारी एसेट इंक्रीज़ करती है या फिर लायबिलिटी डिक्रीज़ करती है, इनकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं। इसके अलावा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का भी ट्रीटमेंट हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में करते हैं, और अनरिकॉर्डेड जितनी भी हमारी इनकम होंगी उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो कुछ इस तरीके से एसेट्स और लायबिलिटी का ट्रीटमेंट हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं।
अब यहाँ पे ये है कि प्रॉफिट कैसे आएगा, लॉस कैसे आएगा, इसका किस तरीके से हम डिटर्मिनेशन करेंगे। तो इसका डिटर्मिनेशन करने का तरीका क्या है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड अगर एक एक्सेस है इन कंपैरिजन टू डेबिट साइड, तो यहाँ जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो आपका प्रॉफिट आएगा, जिसको सभी पार्टनर यानी ऑल पार्टनर, ओल्ड पार्टनर जितने भी हैं उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है। अगर यहाँ पे डेबिट साइड का बैलेंस एक्सेस होता है तो यहाँ पे लॉस आएगा, और इस लॉस को पार्टनर यानी ओल्ड पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र किया जाएगा इनके कैपिटल अकाउंट में, डेबिट में। तो इस तरीके से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का जितना भी पैसा होता है वो ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन असेटमेंट एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। किस तरीके से हम जो अनडिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स होते हैं और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम किस जगह और कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसको ट्रांसफ़र करने का तरीका क्या है, वो ये है कि जितने भी हमारे जनरल रिजर्व्स हैं, रिजर्व फंड है या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, अगर हमारा डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट लॉस, तो वो हमारे बिजनेस का लॉस है यानी हमारी फर्म का लॉस है, और इसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ये हमारा प्रॉफिट होता है हमेशा, और ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे ये सभी डेबिट हो जाएंगे टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, अगर हमारे लॉसेस हैं तो सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी डेबिट बैलेंस जो होगा उसको हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से हम, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस का एंट्री हो जाएगा और ये हमारे डेबिट बैलेंस का एंट्री हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और है, हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अगर हमारी बैलेंस शीट के अंदर दिया गया है तो उसको हम यहाँ पे करेंगे डेबिट, और सभी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि इसमें सभी पार्टनर को प्रॉफिट है। उन्होंने अपने रिजर्व्स को एक मेंटेन करके रखा है जिसमें उन सभी का प्रॉफिट एडअप था, अपने प्रॉफिट का ही एक हिस्सा उन्होंने रिजर्व में रखा हुआ था जिसको वो उठा के अपने कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। इसके अलावा यहाँ पे पेमेंट हम किस तरीके से करेंगे जब एक पार्टनर रिटायर होता है। देखिए यहाँ जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसका पेमेंट हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए क्या क्या जनरल एंट्रीज पास होती हैं वो समझ लेते हैं। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब उसका पेमेंट हम लमसम अकाउंट में कर देते हैं, एक बार में कर देते हैं तब। इसके अलावा जो दूसरा है वो है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। जब कंपनी क्या करती है, इफ़ द अमाउंट इज़ नॉट पेड इन कैश, जब अमाउंट कैश में पेड नहीं होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो उसके जितने भी पैसे हैं उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं उसके लोन अकाउंट में। तो उसके लिए जनरल एंट्री पास करते हैं रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। इस तरीके से इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। और अगर इनमें जो भी इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बात समझ लीजिएगा, जब भी एक पार्टनर रिटायर करता है और उसके पैसे को जब हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो रिटायरिंग पार्टनर इंटाइटल होता है 6% के रेट से इंटरेस्ट लेने के लिए। ये कौन से सेक्शन में कहा गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 37 में ये बात कही गई है। यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होता है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब एक पार्टनर रिटायर होता है और उसका जो लोन है, जो उसका पैसा है, जो फर्म के पास उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, उस पे उसको राइट होता है कि वो 6% के रेट से इंटरेस्ट पाएगा। ये किस बात में कही गई है, किस एक्ट में कही गई है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 37 में ये बात कही गई है। तो ये है कुछ मोटा मोटा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के लिए। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड MCQ भी कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।